हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस। ये चीज़ हमने डील कर ली थी। रेप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज के वीडियो में हमें डील करना है अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को हम डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। बेटा ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर होगा, ठीक है। और एक्चुअली में इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम सिंपली बोल देते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास में डीएनए था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था बेटा। ऐसे दिखा दूं पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम, इधर थी 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। तब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बेटा यहाँ पर बनेगा आरएनए, ठीक है। कौन सा आरएनए बनेगा, कैसे बनेगा, वही चीज कहलाती है आपकी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चले तो आप इधर देखोगे कि सिर्फ एक ही स्टैंड बना है आरएनए का। रेप्लिकेशन में तो बेटा दोनों स्टैंड काम में आ रहे थे, है ना। दोनों के दोनों एंड, दोनों के दोनों स्टैंड टेम्पलेट थे। बट आरएनए के केस में अगर आप पोलैरिटी की बात करोगे तो इसकी पोलैरिटी आती है 5 प्राइम और 3 प्राइम आती है। तो मतलब यहाँ पर कौन सा स्टैंड काम में है, तो सीधी सी बात, अगर पोलैरिटी अपोजिट आ रही है तो मतलब ये वाला स्टैंड काम में आ रहा है और ये वाला जो स्टैंड है वो काम में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा और एक टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो उसको भी बेटा हम देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन हम क्या लिखें। तो सबसे पहले मैं सिंपल लिख देता हूं। तो सिंपल सी है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ये आरएनए का बनना कहां से, डीएनए से, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। बेटा दूसरी इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन है, जो हर एक पॉइंट को कवर करती है, उसमें हम ये लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग, कॉपी करना, है ना, जिसे हम करते हैं कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो कॉपी करना, सेम एज इट इज इंफॉर्मेशन को पास आउट करना। तो कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक information from एंटीसेंस और टेम्पलेट। जो स्टैंड बेटा काम में आएगा उसको हम या तो एंटीसेंस बोल देंगे या फिर हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड बोल देंगे। स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटीसेंस और टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए टू द आरएनए, यानी कि जो डीएनए का जो एंटीसेंस या फिर जो टेम्पलेट है उसकी इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, आरएनए में जाएगी। तो उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। अब बात ये है कि हम किसको सेंस बोले और किसको एंटीसेंस बोले। देखो ये पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी कौन सा सेंस और कौन सा एंटीसेंस है। तो मैं आपको एक बार अच्छे से चीज क्लियर कर देता हूं कि कौन सी चीज सेंस और कौन सी एंटीसेंस है। देखिए हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे बाद में आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से स्टेप होंगे, वो चीजें बाद में, लेकिन पहले ये है क्या, वो चीजें हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करते हैं। बेटा ये हो गया डीएनए, ठीक है। पोलैरिटी लिख दूं मैं 3 प्राइम 5 प्राइम। जरूरी नहीं कि आप हमेशा 5 प्राइम में ऊपर लिखिए भाई। डीएनए आप कैसे भी कर सकते हो, ये डीएनए अगर आप इसको ऐसा कर दोगे तो भी तो ये डीएनए ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 3 प्राइम 5 प्राइम कैसे भी लिख सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो एक स्टैंड हो गया बेटा 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी वाला हो गया। दूसरा जो स्टैंड है जो इसकी अपोजिट है उस पर पोलैरिटी आपको पता है 5 प्राइम और इधर क्या जाएगी 3 प्राइम आ जाएगी, ठीक है।
अगर आप ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बेटा बात कर रहे हो, यानी जिससे मान लो ये डीएनए का वो सेगमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जाएगा, तो नोन एज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच अंडरगो द ट्रांसक्रिप्शन नोन एज द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, उसको हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि अगर ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है तो बेटा यहाँ पर 3 चीज होगी। जहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, दैट रीजन इज नोन एज द प्रमोटर रीजन, उसको हम बोल देते हैं प्रमोटर रीजन बोलते हैं। जहां पर जाके बेटा वो कंप्लीट होगा, खत्म होगा, दैट एंड पॉइंट इज नोन एज द टर्मिनेटर। बेटा जो बीच का पॉइंट बच गया हमारा, जो बीच की स्ट्रक्चर बन गई, जहां से स्टार्ट होगा और आखिर तक का पार्ट जहां पर जाके वो खत्म होगा, तो ये जो बीच का रीजन बच गया दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो हमारे पास में देखो ये 2 डीएनए स्ट्रैंड हो गए, एक है 5 प्राइम 3 प्राइम, एक है 3 to 5। और मैंने आपको बताया कि तब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो बेटा यहाँ पर जो आरएनए आएगा, mRNA बोल दो या फिर आरएनए बोल दो, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। क्या होगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। तो मतलब ये वाला स्टैंड काम में आ रहा है और ये नहीं आ रहा है। तो बेटा जो ये ऊपर वाला स्टैंड है 3 से 5 प्राइम वाला जो स्टैंड है, दैट इज नोन एज द टेम्पलेट। इधर लिख रहा हूं मैं इसके नाम सारे के सारे, नोन एज द टेम्पलेट स्टैंड, आप इसको टेम्पलेट भी बोल सकते हो। आल्सो नोन एज द मास्टर स्टैंड, also known as the antisense strand और also known as the negative strand। ठीक है, ये सारे कौन से हुए बेटा, 3 प्राइम से 5 प्राइम के लिए हमने ये टर्म यूज करा। और जो ये दूसरा जो इधर बच गया आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला, 5 प्राइम to 3 प्राइम का जो एंड है, उसको हम बेटा क्या बोल देंगे, वो टेम्पलेट है तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट हो जाएगा। दिस वन इज द नॉन टेम्पलेट। अगर वो बेटा मास्टर है तो ये कौन सा हो जाएगा, डॉटर, या फिर इसको स्लेव स्टैंड भी बोलते हैं, स्लेव या फिर इसको डॉटर स्टैंड भी बोल देते हैं। दूसरा अगर ये एंटी सेंस है तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, सेंस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इसके जस्ट अपोजिट हो गए। क्लियर है। और बेटा आप इसको जो ये अपर वन है 3 to 5 प्राइम वाला, इधर मैं लिख ही देता हूँ, 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले के लिए हम बात करें तो बेटा इसको आप नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलते हो। ठीक है, जो ये टेम्पलेट वाला है, दिस वन आल्सो नोन एज द नॉन कोडिंग स्टैंड। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। और जो ये वाला है हमारा 5 से 3 वाला, दिस वन इज नोन एज द कोडिंग स्टैंड। अब इनको बेटा याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी, जो आपकी काफी सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। ठीक है, आप एटीएम में गए, कहाँ पे गए आप, एटीएम में गए। ठीक है बेटा, एटीएम में तब गए तो आपकी जेब में थे कितने, 3000 रुपये थे। आप एटीएम में गए, आपने एटीएम कार्ड डाला, पिन कोड डाले और आपने 2000 रुपये निकाल लिए। 2000 निकालते ही आपके पास में कितने हो गए बेटा, 5000 हो गए। भाई कम थे, आपके पास में ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए का मतलब एंटी सेंस, टी टेम्पलेट, एम मास्टर। ठीक है, क्या हो गया, मास्टर। पहले आप किस में थे, नेगेटिव में थे, फिर आप किस में आ गए हैं, पॉजिटिव के अंदर आ गए, तो इसलिए आप नेगेटिव भी कर सकते हो। तो बेटा यहाँ से हमने बना लिया, ए से हो गया आपका एंटी सेंस, टी से टेम्पलेट और एम से आपका मास्टर, और एम से ही बनता है आपका माइनस भी बनता है ना, तो एम से मास्टर भी हो जाएगा और एम से माइनस भी हो जाता है। क्लियर होगा। तो कौन से स्टैंड को हम क्या बोले,
तो बेटा ये कोड है जो आपको आगे तक हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप ये कोड याद करते हो तो मतलब आपको ये जो छोटे छोटे कंफ्यूज करने वाले पॉइंट है वो यहाँ पर आपको अच्छे से याद है। अब बात ये आती है कि जी रेप्लिकेशन में तो दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लग रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करने लग रहे हैं। दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर दोनों स्टैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करें तो होगा क्या, उसका क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्वेश्चन है कि ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA behave as template, not both strand। ठीक है, why? और आगे इसमें ऐड कर सकते हो, इफ बोथ स्ट्रैंड बिहेव एज दैट टेम्पलेट देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर चाहो तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, इफ बोथ स्ट्रैंड बिहेव एज template then what will happen। तो फिर क्या होगा ये हमें यहाँ पर देखना। ठीक है, देखो अब इसके आंसर पे आते हैं। अब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप चाहो तो इजीली दे सकते हो। मैं बोल दूंगी बेटा यहाँ पर ये DNA है, ठीक है, DNA ये पोलैरिटी आ गई 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। हम बोलते हैं कि जनरली एक ही स्ट्रैंड से RNA बनता है, दैट इज 3 to 5 टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जो mRNA बनता है बेटा वो इधर बना। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल दूँ कि DNA पे इंफॉर्मेशन थी ATGC, तो बेटा दूसरे वाले स्ट्रैंड पे क्या होगी यहाँ पर TACG। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में बेटा ये बना है RNA बन गया, एक RNA बन गया, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी 5 प्राइम 3 प्राइम। बेटा नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएंगे, T के अगेंस्ट में क्या आएगा A के अगेंस्ट में क्या आएगा बोलो, दैट इज U। T नहीं आएगा क्योंकि T किस में आता है बेटा, DNA की किस में हो रही है, क्या बनने लग रहा है RNA। C है तो इधर क्या जाएगा G, और G है तो क्या जाएगा C। ये तो इससे बना। अगर मान लो ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है वो भी बेटा अगर मान लो RNA बना दे, ये भी अगर मान लो RNA बना दे, तो इधर पोलैरिटी क्या हो जाएगी 3 प्राइम 5 प्राइम हो जाएगी। भाई नॉर्मली तो एक बनते हैं, लेकिन अगर मान लो दोनों के दोनों बना दे तो फिर होगा क्या, ए के अगेंस्ट में क्या जाएगा यहाँ पर U, T के अगेंस्ट में यहाँ पर A, G के अपोजिट में यहाँ पर C, और C के अपोजिट में क्या जाएगा G। ऐसे हो जाएगा। तो बेटा पहली कंडीशन तो ये, अगर मान लो 2 RNA बन गया, पहला RNA ये और दूसरा RNA ये, तो दोनों स्ट्रैंड पे इंफॉर्मेशन कैसी है, कंप्लीमेंट्री नेचर की है या नहीं है। भाई बोथ RNA स्ट्रैंड हैव कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ DNA। बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होती है, अगर आपको एक का पता है तो दूसरा आप अपने आप पता लगा सकते हो, तो ये कंप्लीमेंट हो गई। तो बेटा जैसे ही ये बनेगी कंप्लीमेंट्री तो ये आपस में बाइंड कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर बॉन्डिंग होगी तो बेटा यहां से जो RNA है वो कैसा बन गया, बोलो क्या बन गया, दिस वन इज द डबल स्ट्रैंडेड RNA। पहला पॉइंट आ गया कि अगर बेटा दोनों के दोनों स्ट्रैंड आपके ट्रांसक्रिप्शन में जाते तो दोनों RNA स्ट्रैंड के ऊपर कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़ जाती और वहां पर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाता है। और आपको पता है कि जो डबल स्ट्रैंडेड RNA है दैट इज एक्टिव और इनएक्टिव फॉर द ट्रांसलेशन। बेटा अगर प्रोटीन बनानी है तो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, जिसके साथ में tRNA या फिर राइबोसोम ऐड हो सके, उनके जो कोडोन है वो रीड आउट हो सके। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाता है। डबल स्ट्रैंडेड RNA
get form which is inactive for ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए इनएक्टिव होती है, वहां पर एंजाइम्स वगैरह और कोडोन रीड आउट नहीं हो पाते। बेटा दूसरा रीजन देखिएगा, चलो कल को मान लो हमने मान लिया कि भाई दोनों तरह के आरएनए बन गए, ठीक है, और मान लो किसी भी फैक्टर से अलग अलग भी हो गए, ठीक है। वैसे तो ये था कि भाई नॉर्मली आपस में जुड़ जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड बना देंगे, लेकिन मान लो फिर भी हमने एक कंडीशन मान ली कि यहाँ पर जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बना बल्कि अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। बेटा दोनों के ऊपर इंफॉर्मेशन अपोजिट होगी या नहीं होगी? यहाँ पर जैसे आपने देखा था टी के अगेंस्ट में क्या था ए, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा यू आएगा। यहाँ पर था ए था तो यहाँ पर क्या आया था यू, तो यहाँ पर क्या आएगा आपको पता है ए। यहाँ पर था सी तो क्या आया था जी, तो यहाँ पर क्या आएगा सी। यहाँ पर क्या आया था सी तो यहाँ पर क्या है जी। दोनों स्टैंड पे इंफॉर्मेशन अपोजिट है या नहीं है? बोथ स्टैंड है द अपोजिट इंफॉर्मेशन, बोथ RNA strand have opposite information। अपोजिट इंफॉर्मेशन है तो अगर बेटा प्रोटीन बनेगी दो तो वो दोनों अपोजिट नेचर की होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, अगर इंफॉर्मेशन अपोजिट है तो जो प्रोटीन बनेगी वो अपोजिट नेचर की होगी या नहीं होगी? एक चीज को बढ़ाने वाली होगी तो दूसरी क्या होगी घटाने वाली। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरी कैसे हो जाएगी नेगेटिव। सो प्रोटीन विल आल्सो opposite in nature। तो इसलिए दोनों की दोनों जो प्रोटीन बनती वो भी कैसे होती बेटा ऑपोजिट नेचर की होती, जिसकी वजह से नेचर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड को सेलेक्ट किया टू मेक द प्रोटीन। तो ये थे इसके रीजन। अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते ट्रांसक्रिप्शन में होते तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता जो इनएक्टिव होता। दूसरा अगर मान लो डबल स्टैंडर्ड नहीं भी होता तो जो प्रोटीन बनती बेटा वो कैसे बनती अपोजिट नेचर की बन जाती, जिसकी वजह से एक चीज़ को एक्टिव करती तो दूसरी क्या कर देती इनएक्टिव कर देती। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए नेचर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को सेलेक्ट किया है। बेटा ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे कि पहले बात कर लेते हैं हम साइट की, कि जो ट्रांसक्रिप्शन होगा उसकी साइट क्या होगी इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें सारी की सारी क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर प्रोसेस पे आएंगे। अगर हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा साइट की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन होती है और यूकैरियोट्स के अंदर भी ट्रांसक्रिप्शन। अब आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है दे डोंट हैव द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो इसलिए उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन बेटा रन करेगी वो कहाँ पर रन करेगी इन केस ऑफ द साइटोप्लाज्म। जैसे रेप्लिकेशन वहाँ पर कहाँ पर होता साइटोप्लाज्म में, सेम एज इट इज बेटा यहाँ पर भी जो ट्रांसक्रिप्शन होगी वो कहाँ पर होगी साइटोप्लाज्म ही होगी। तो ट्रांसक्रिप्शन will run in the cytoplasm due to absence of न्यूक्लियस। क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है तो इसलिए साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेस चले, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में चलने की वजह से बेटा एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है वो एक साथ चलते हैं किसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इसका रीजन क्या? तो रीजन आपको पता ही है कि वहाँ पर ट्रांसलेशन भी कहाँ पे चलेगा साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे चलेगा साइटोप्लाज्म में, तो दोनों के दोनों एक साथ रन करेंगे। बट यूकैरियोटिक में आपको पता है कि दे हैव द न्यूक्लियस, तो ट्रांसक्रिप्शन तो कहाँ पर चलेगी न्यूक्लियस में,
उसके बाद तो वो mRNA बनेगा, वो कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म में। तो उसके बाद फिर कहाँ पर चलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसलेशन चलेगा, जिसकी वजह से बेटा दोनों के दोनों प्रोसेस कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं या फिर डिसकंटिन्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification will take place in nucleus, inside the nucleus। बेटा मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, दैट इज द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद भी वहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं और वो चेंजेस होना जरूरी है इनके केस ऑफ द यूकेरियोट्स। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी, 5 प्राइम जी कैपिंग, 3 प्राइम पोली ए टेल फॉर्मेशन एंड द स्प्लाइसिंग। ये 3 मेन प्रोसेस आते हैं जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हम डील करेंगे। अब बेटा हम समझते हैं सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जैसे हमने वहां पर एक वर्ड यूज किया था रेप्लिकोन, है ना, द यूनिट ऑफ डीएनए विच अंडरगो द रेप्लिकेशन नोन एज द रेप्लिकोन। तो यहाँ पर भी हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या फिर ट्रांसक्रिप्टोन, कहीं कहीं पे ट्रांसक्रिप्टोन भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख दें द सेगमेंट ऑफ डीएनए which take part in ट्रांसक्रिप्शन। बेटा डीएनए का वो छोटा सा टुकड़ा या फिर वो एक छोटा सा पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में जा रहा है, उस सेगमेंट को हमने क्या बोल दिया, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, या फिर क्या बोल दिया उसको, ट्रांसक्रिप्टोन बोल दिया। जो ट्रांसक्रिप्टोन या फिर जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, दे हैव 3 मेन कंपोनेंट। इट हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। इसमें बेटा 3 मेन कंपोनेंट हमें डील करना। 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, अभी हमने देखा था। एक आगे जहां से प्रोसेस स्टार्ट होगा, दैट इज नोन एज द प्रमोटर रीजन। दूसरा जो बीच का काम का पार्ट है, जो प्रोटीन बनाएगा, जो सेंस पार्ट होगा, दैट इज द स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन भी बोल सकते हो। तो बेटा जो तीसरा रह गया, जहां पर जाके ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, दैट इज द टर्मिनेटर। तो ये 3 कंपोनेंट होंगे किसके, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के। अभी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट दिखाई कैसे देती है बेटा, वो अभी आपको मैंने पीछे डायग्राम बना के दिखाया था। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पर। इसमें 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इधर ऐसा कर इंफॉर्मेशन लिख दें, दैट इज 3 प्राइम 5 प्राइम, सॉरी 3 प्राइम 5 प्राइम, और ये हो गया आपका 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऊपर नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप उसको कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात वो की वही रहेगी। जहाँ से बेटा वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करेगा, दिस वन इज द प्रमोटर। जहाँ पर जाके वो खत्म होता है, दैट लास्ट पार्ट इज नोन एज द टर्मिनेटर। वो बीच का जो कंपोनेंट बच गया, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। जो लास्ट सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था
ये डायग्राम बना के दे रखा था, यहाँ पर लिखा होता है XYZ और लेबल करने थे, शायद 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन था लेबलिंग का, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। तो यहाँ पर आप कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन लिख सकते हो कि ये कौन सा हो जाएगा आपका 3 to 5 वाला, कौन सा बेटा बोलो? टेम्पलेट। और कौन सा बोल सकते हैं इसको? एंटीसेंस बोल दे। और क्या बोल दे इसको? इसके अलावा मास्टर या फिर नेगेटिव स्टैंड बोल दे। माइनस भी बोल सकते हो ना बेटा, कहीं पे नेगेटिव दे होगा, कहीं पे माइनस दे रखा, बात एक ही है, ठीक है। इसके अलावा नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोल दे, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाला आपको पता ही हो, पहले हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर बेटा कुछ छोटे छोटे टर्म्स और यूज होते हैं, एनसीईआरटी में इतना यूज नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पर मान लो कोई एक पॉइंट है जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, मैं यहाँ पर काउंटिंग डाल दूँ 0, ये 0 है भाई। ये कौन सा एंड हो गया हमारा? राइट हैंड हो गया। और ये कौन सी साइड हो गया बेटा? लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है उसके इधर राइट हैंड और इधर क्या है? लेफ्ट हैंड है। तो बेटा राइट हैंड में जितने भी हैं, जो भी ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज द डाउन स्ट्रीम। राइट साइड की जो सेगमेंट है डीएनए का, दैट इज नोन एज द डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? इधर का बेटा जो लेफ्ट साइड में है, दैट इज नोन एज द अप स्ट्रीम रीजन। डीएनए का जो पार्ट है उसको हमने डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट जो 0 है, राइट हैंड में डाउन स्ट्रीम और लेफ्ट में कौन सा है? अप स्ट्रीम, ठीक है। देखो इधर जो भी हम काउंटिंग लिखेंगे, अब इधर ध्यान देना एक बार, इस बेटा अप स्ट्रीम में हम जितने भी काउंटिंग लिखेंगे वो सारी की सारी माइनस में लिखेंगे, -10, -20, -30, -70 ऐसे लिखेंगे। और बेटा जो राइट हैंड में उधर क्या लिख देंगे? प्लस में कर देंगे, +10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे लिखें। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गई। जो इनिशिएटिंग पॉइंट है, जो स्टार्ट पॉइंट है, जो 0 पॉइंट है, उसके राइट हैंड में डाउन स्ट्रीम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। जिसके पीछे है लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज द अप स्ट्रीम, नेगेटिव काउंटिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है, दे विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को बेटा ये बाइंड करने में हेल्प करते हैं। और वही जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा। और जो आरएनए पॉलीमरेज बेटा जो बाइंड करेगा वो कहाँ पर बाइंड करेगा? उसके लिए कुछ कॉन्सिक्वेंसी सीक्वेंस होंगी, कुछ रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रेजेंट होंगी जिनकी पोजीशन फिक्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम contain या फिर have some consequence sequence या फिर recognition sequence which help in initiation by the binding of RNA polymerase। एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। और जो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा, दैट इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि बनाएगा तो आरएनए, लेकिन इसकी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगी। तो आरएनए पॉलीमरेज इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज का कितना टाइप है? एक ही टाइप है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया वगैरह में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। और बेटा यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात कर दूं तो यूकैरियोटिक सेल में है द
3 types of RNA polymerase. 3 types of RNA polymerase. बेटा 3 टाइप्स कौन कौन से आ जाएंगे? RNA polymerase फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ RNA polymerase फर्स्ट, RNA polymerase सेकंड एंड द RNA polymerase थर्ड. ये 3 होते हैं. तो बेटा जो ये 3 एंजाइम हैं RNA polymerase के यूकेरियोट्स में, इनका काम भी अलग अलग होगा. ये अलग अलग चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं. क्या क्या हेल्प करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर कंसिक्वेंस पे आगे आ जाते हैं. जो फर्स्ट वाला है RNA polymerase फर्स्ट, दैट विल हेल्पफुल टू मेक द 5.8s RNA, 18s rRNA एंड द 28s rRNA. कुल मिला के ये rRNA बनाने में हेल्प करता है. ठीक है बेटा. जो ये सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला बनाएगा दैट विल मेक द HNRNA और आल्सो नोन एज द mRNA. दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे हम पढ़ेंगे. तो मेक द HNRNA दैट इज द हेट्रो न्यूक्लियर RNA बनाने में हेल्प करेगा. बेटा लास्ट वन टाइप दैट इज द DNA polymerase, sorry RNA polymerase third. It will make the tRNA, ट्रांसफर RNA बनेगा. इसके अलावा scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA. इसके अलावा 5s RNA, ये बेटा सबसे मेन है 5s RNA. देखो rRNA कौन बना रहा है? फर्स्ट. बट 5s कौन बना रहा है? थर्ड बनाने लग रहा है. एंड snRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA. तो कुल मिला के ये इधर बनाएगा क्या? tRNA बनाने में हेल्प करता है. तो ये 3 एंजाइम है यूकेरियोट्स में जो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं. एक एग्जाम होता था आपका PMT, अभी यहाँ पर हो गया RMT, rRNA, मैसेंजर RNA और tRNA, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो PMT की जगह पर हमने क्या कर दिया? R कर दिया. तो RMT. 3 एंजाइम के 3 फॉर्म. तो यहाँ पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस